नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज टेस्ट का दिन है और टेस्ट का सोल्यूशन कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीडीएफ आपको मिला था, आपने ट्राई भी किया होगा, सवालों को समझा भी होगा। टेस्ट को मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूं। मुझे लगता है कि टेस्ट आपकी पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को आप टेस्ट देते हैं, आकलन करते हैं, समझते हैं कि कैसे, किस तरह से, किस स्तर पर हमको सवालों को फेस करना है। हम अपनी परीक्षाओं के हिसाब से टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। मैं लेकर चलता हूं आपको आज के टेस्ट के पहले सवाल पर, लेकिन इसके पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि एक रीच बनी रहे और हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, 1/2 से अगर घटाते हैं तो शेष 3/4 मिलता है। तो मैंने उस भिन्न का नाम यन कर दिया। यन से 1/2 घटेगा, आएगा 3/4। करेक्ट है। तो इसका मतलब यन का मान अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह 3/4 लिखा है, जिसे अच्छा देखिए, आइए सेशन का पहला सवाल देखिए। और क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त होता है। कंफ्यूजन अक्सर लोगों को मिलेगा। भिन्न को आप p/q सोच सकते हैं या सीधा सीधा एक नंबर की तरह यन मान सकते हैं। मैंने कहा 1/2 में से मुझे यन घटाना है और 3/4 प्राप्त करना है। यन को उधर कर दीजिए तो यह 1/2 से 3/4 घटेगा, बराबर आपका यन हो जाएगा। तो यह आधा ही है, 3/4 है, तो मान तो नेगेटिव आएगा ही। तो पॉजिटिव वाले दोनों रिजल्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव ही आएगा। अब इसका सोल्यूशन करना है तो आपको इसका हर सेम करना होगा। हर के लिए मैंने 2 से गुणा किया, इधर भी मैंने 2 से गुणा किया। 2 में से 3 घटेगा, -1/4 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मतलब अगर हम -1/4 को 1/2 से घटाएंगे तभी जाकर के 3/4 आएगा। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका -1/4 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग उतार सकते हैं और कंफर्म कर दीजिए कितने लोगों का आंसर सही था। दूसरे सवाल पर चलिए। लिखा है 7 की पावर 71 है, 6 की पावर 63 है, 3 की पावर 65 है का इकाई अंक क्या होने वाला है। आइए, इकाई अंक के लिए पहली चीज दिमाग में रखिए, अगर किसी का बेस अंत में 7 दे रहा है तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं। पावर को अगर हमने 4 से भाग किया तो 4 से भाग करने का मतलब कितना, 18 चौके 72, 17 चौके 68, 68 3, मतलब रिमाइंडर आएगा 3। अगर 71 को मैंने 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 3 आया। 7 की पावर 3 कर दिया, 343 होता है, मान अंत में 3 आएगा। 6 की पावर चाहे जितना लगा दे 6 ही आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी बेस में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, अंत में 6 ही आना है किसी भी पावर के लिए। 3 के लिए भी सेम काम करना है, पावर को 4 से भाग करो, 16 चौके 64, 1 65, रिमाइंडर 1 हो गया, तो 3 ही रहेगा। अब कुल मिला के आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। 3 छंगे 18, 8 हो गया, 8 त्रिक 24, 24 का मतलब 4 हो गया। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा। आप सभी लोग उतार सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का राइट मान आपके सामने डी ऑप्शन है। 4 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10 और 16 प्राप्त करें। मतलब अब सुनिएगा सवाल को, जिसे 8, 12, 16, 8, 12, 18 से विभाजित करने पर, समझ रहे, से विभाजित करने पर, इसका मतलब एक नंबर पूछ रहा है। कहा कि एक नंबर मुझे बता दो, अगर मैं 8 से भाग करूं तो शेषफल क्या आए पता है, 6 आए। अगर मैं 12 से भाग करूं तो शेषफल क्या आए पता है, 12 से भाग करने पर 10 आए। अगर मैं 18 से भाग करूं तो शेषफल कितना आए, 16 आए। इस प्रकार से ये भाजक है, ये भाजक है और ये क्या है, रिमाइंडर है। सबके रिमाइंडर देखिए अलग अलग हैं, लेकिन आप एक रिलेशन समझ सकते हैं कि इन भाजक और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका सेम दिख रहा होगा। कैसे, 8 से 6 का डिफरेंस 2 होता है, 12 का 10 से डिफरेंस भी 2 होता है और 18 का 16 से भी डिफरेंस 2 ही होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे सवाल तब हल हो पाते हैं जब हम एक नंबर तक पहुंचे जो नंबर इन तीनों से कटे। मतलब बेसिकली हम ये सोचते हैं कि वह एलसीएम हो, लेकिन हमको सबका शेषफल अलग अलग चाहिए। सेम शेषफल के लिए एलसीएम के ऊपर जाते हैं और अलग अलग शेषफल के लिए एलसीएम से नीचे जाते हैं। कितना नीचे जाएंगे इसकी क्लियरिटी ये हमें डिफरेंस देगा। मतलब उस एलसीएम मान से 2 घट जाए। मतलब एलसीएम मत सोचिए, ऐसी संख्या सोचिए जो 8, 12 और 18 से कट रही हो, उसमें से 2 घटाना है। तो इसका मतलब मैं समझ चुका कि जो आंसर्स आए हैं ऑप्शंस में ये माइनस में है, 2 घटे हुए हैं। तो आप सब में अगर 2 जोड़ दे तो डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं। 2 जोड़ दीजिए, डिविजिबिलिटी से चेक हो जाएगा अपने आप। जैसे ये आपका 76 हो जाएगा, ये आपका 146 हो जाएगा, ये 148 हो जाएगा और ये आपका 72 हो जाएगा। करेक्ट दिख रहा है सब कुछ, यस।
अब आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कैसे। सबसे पहले मैंने पकड़ा 8 को, 8 से देखिए इसमें कौन कौन कट रहा है। पहले तो यही नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है, 8 दूना बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 9 72, 72 आपका 8 से कट रहा है। क्लियर है। अब आप 72 8 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, इसका मतलब 70वां नंबर होगा। 70वां नंबर होगा जिसको आप जब 8 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 6 आएगा, और 12 से करेंगे तो 10 आएगा, और 16 से करने पर तब आपका 18 से करने पर आपका 16 आएगा। तो राइट सोल्यूशन इसके लिए 70 इन द ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर है। और ये सवाल जो इस ए रिलेटेड सवाल है ना, इस समय बहुत पूछा जाता है। हो सकता है आंकड़े थोड़ा बड़े हो, लेकिन पैटर्न यह बहुत अप्लाइड है इस समय। ठीक है, आइए फोर्थ पर। 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु में अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है? 4 7 और 9 का। 8 साल पहले उनकी कुल आयु का मान, योग बेसिकली आप कह सकते हैं, 56 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र आपको बतानी है ना। अब आप देखो, हम इस समय वर्तमान में हैं और 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 4:7:9 दिया है। 4:7:9 दिया है। सवाल को पढ़िए। सवाल यह है कि 8 साल पहले, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 साल पहले, ठीक है, 8 साल पूर्व इनकी आयु का जो योग था, उसमें तीनों व्यक्ति की बात अगर करो, ए था, बी था और सी था, इनकी आयु का जोड़ कितना था? 56 साल था। अगर हम इन तीनों को लाते हैं वर्तमान में, कितने में लाते हैं? वर्तमान में, मतलब 8 साल जोड़ेंगे तो हम प्रत्येक में 8 साल जोड़ेंगे, 8 गुणे 3 करेंगे, मतलब 24 जोड़ेंगे। अगर 24 जोड़ेंगे भैया तो पूरा मिलकर के 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। जो 3 व्यक्ति 8 साल पहले 56 साल के थे, प्रेजेंट में वो तीनों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, 80 वर्ष है। अब यहां पर 80 है जहां पर हमें अनुपात दिया है, हम ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दें। 4 7 11 9 20 होता है, 20 बराबर हमने 80 कर दिया, 1 बराबर आपका 4 होगा। सवाल क्या पूछ रहा है आप देखो, सबसे बड़े व्यक्ति की, अब सबसे बड़ा आपको यहां पर जिसका अनुपातिक भाव 9 है वही दिखेगा, 9 चौके 36 होगा, अर्थात इस सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का मान कितना हो जाएगा? 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। आप चौथा नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक वृत्ताकार बगीचा है, सर्कुलर पार्क है, व्यास मतलब डायमीटर दैट इज डबल ऑफ रेडियस 28 मीटर है। इस बगीचे के अनुदिश, अनुदिश मतलब चारों तरफ घूम करके 300 रुपए 300 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का, 300 रुपया ही है, मैं बोल जो रहा था सही था। बाड़, जैसे हमने हमारा देखा कि ये बगीचा था और मुझे लगा इसको सेव करना है, बाड़ लगवाना है, नहीं तो कोई भी जानवर घुस जाता है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि उसकी रेडियस क्या थी। रेडियस भैया देखो, हम यहाँ 28, अगर आपने हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर अगर 28 हो तो मैं कहूंगा रेडियस कितना हो जाएगा? 14। ये 14 हो गया। हमें अगर इसके चारों तरफ बाड़ लगवाना है तो मतलब वी नीड टू कवर दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। यही आपकी परिधि होगी, यही आपकी परिधि होगी, और परिधि होती है 2 पाई आर। क्या है? परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मतलब 14 होता है, समझ रहे हैं? आर का मतलब 14 होता है, 7 दूना 14 होता है, ये आपकी वैल्यू 2 दूना 4 22 के 88 मीटर होता है, 88 मीटर। यह हमारे पास क्या है? परिधि है। अब इस परिधि पर हमें बाड़ लगवाना है। बाड़ लगवाने का जो खर्च है वो 300 रुपए प्रति मीटर है, 1 मीटर का खर्च है। भाई जब एक, जैसे हम तार खरीदने जाएंगे बाड़ लगवाने के लिए, तो मैं पूछूंगा दुकानदार से कि भाई बताओ कुल खर्च कितना आया। उसने कहा भैया हमें लेंथ बताओ, तो मैंने कहा लेंथ है 88 मीटर। तो कहेगा सर आप हमको 300 गुणे 88 कर दो, आपका काम हो जाएगा, ले जाइए अपना बाड़ और लगवाइए। 0000 3 8 24 3 8 24 2 26, कुल 26,400 रुपए अपने से मांगेगा, डिमांड करेगा। कितने का बिल काट के देगा तब अपना बाड़ लगेगा। यहीं पर सवाल पूछता है कि अगर हमें इसको समतल करवाना है, घास लगवाना है, कारपेट बिछवाना है, तब आपको एरिया निकालना पड़ता और एरिया का रेट देता, एरिया निकालते। फिलहाल आपको समझ में आया होगा। एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। दरअसल रेलगाड़ियां एक और ही एक मतलब एक दूसरे प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद लंबाई होती है। वो पहले किसी को पार करने जाती तो उनकी टेंशन रहती खुद को पार करे। ये उसकी लेंथ है, अभी नहीं पता कितनी है। ये इसकी स्पीड है, स्पीड भी हमको नहीं पता है। ये प्लेटफॉर्म था, जो प्लेटफॉर्म कुल 50 मीटर लंबा था। रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया और उसे लगा कुल 14 सेकंड, करेक्ट है। और इसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था,
उस व्यक्ति को भी रेलगाड़ी ने पार किया और इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को लग रहा है 10 सेकंड। मेरी बात आपको समझना है। दरअसल पूछा क्या है, गाड़ी की चाल। गाड़ी की चाल पूछा है एकदम जैसे जनरल ट्रेडिशनल अगर प्रोसेस से, क्योंकि गाड़ी की चाल तो प्लेटफॉर्म पार करते समय उस व्यक्ति को पार करते समय सेम हूबहू रही होगी, तो चाल तो सेम थी। चाल दोनों परिस्थितियों में निकाल दो। एक ऐसे समझो कि अगर जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी मतलब खुद को पार कर रही थी। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद को पार करना, उसकी अपनी लेंथ है, उसी को बेचारी पार कर रही थी। फिर मैं गलत बोला हूं, सॉरी। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद को पार करना प्लस प्लेटफॉर्म को पार करना, व्यक्ति को पार करना, पेड़ को पार करना, खंभे को पार करना मतलब खुद को पार करना, मतलब खुद, जैसे मैंने कहा ना, खुद को बेचारी पार कर रही है ना, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो उसने अगर उस व्यक्ति को पार किया है, जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो उसने खुद को पार किया और इस प्लेटफॉर्म को पार किया, तो इसका मतलब खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को पार किया। अब हमसे चाल पूछ रहा है, तो हम लोग अगर ऐसे कहते कि चलो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो रेलगाड़ी ने क्या किया होगा, देखो प्लेटफॉर्म और उसकी लेंथ अगर सोचो, रेलगाड़ी की लेंथ हमको नहीं पता है, यल कर दीजिए, समझ रहे हैं, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 50 है। रेलगाड़ी कितने समय में इसको पार कर रही है, आप खुद बता दीजिए। रेलगाड़ी पार कर रही है इसको 14 सेकंड में, करेक्ट है। जबकि रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को पार किया, अपनी लंबाई को पार किया, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार किया। अब ऐसे में ये दोनों ही स्पीड हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो बराबर हम कर भी दिए हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये 2 पंचे 10 करिए, 2 सते 14, इसको इधर करिए, 5 इंटू यल हो गया प्लस 250 हो गया, बराबर है 7 यल हो गया। तो 2l बराबर 250 हो गया। तो यल का मान बताएं कितना, 125, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई तो आ गई। अब रेलगाड़ी की लंबाई भाई आ चुकी है, तो आप यहां पर कहीं भी रख दे स्पीड आ जाएगी। तो 125 को मैंने 10 से भाग कर दिया, तो ये आ गया 12.5। ये आया लेकिन मीटर पर सेकंड, और आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लिखते हैं तो 12.5 गुणे 18 बटे क्या होता है, 5। 5 से डिवाइड करिए, 5 गुना 10, 2.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई, 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 9 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा सी आपसे। लेकिन ये मैंने ट्रेडिशनल किया है, लॉन्ग किया है, इसको शॉर्ट आप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सुनिए कैसे, सुनिए भैया, जो 10-14 सेकंड लगा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, इसमें 10 सेकंड रेलगाड़ी ने खुद को पार किया था। 10 सेकंड में ये लिखा है ना, व्यक्ति को पार किया तो मतलब खुद को, और 4 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया था। देखो कितना आसानी सवाल हल हो जाएगा। 4 सेकंड में उसने किसको पार किया होगा, प्लेटफॉर्म को। अब आप बताओ, लिखा है सवाल में कि उसने प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार किया। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि उसने 10 सेकंड तो लगाया खुद को पार करने में और 4 ही सेकंड लगाया प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को किसने पार किया, रेलगाड़ी ने। रेलगाड़ी ने पार किया तो स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी ने, अब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो पता है ना, 50 है। 50 बटे आप टाइम कितना लग रहा है, 4 कर दो, 2 दूना 4, 2 25 बार, तो 25 बटे 2 हो गया, वही तो हो गया 12.5 ना, गुणे 18 बटे 5 कर दो। मीटर पर सेकंड था ना, किलोमीटर पर घंटे में हो जाएगा। 5 पचे 25, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 9 18, 9 पचे 45, 45 आया कि नहीं किलोमीटर। मतलब ये डायरेक्ट किया जाने वाला सवाल है, ऐसा नहीं कितना समय इसमें लगाना था। ये हम ऐसे बता दिए कि एक आइडिया रहे आपको कि अगर लेंथ भी पूछे तो वो भी वहां से हो जाता, समझ रहे। छठा सवाल आपका डन होता है। 7वें पर 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम संख्या क्या होगी। 2 प्रकार से कराऊंगा। यहां लिखा है संख्या, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है औसत, करेक्ट है। पहले 20 थी टोटल, ओरिजिनल संख्या समूह यही है, 20 संख्या है और औसत कितना है, 12। योग बताइए क्या होगा, हाँ योग हो जाएगा 12 गुणे 20, 240, ठीक। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, 12 संख्याएं हैं, औसत कितना है, 11 है, ठीक। योग बताइए, 12 के 12, 12 के 12, 132, ठीक है। उसमें से अगली 7 संख्याएं, 7 संख्याएं, इनका औसत 10 है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा आप बताओ, 70। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 होता है, 7 3 10 होता है, और 1 1 202 हो गया। अब जो बचा है भाई देखो, आपको 12 7 19 दिख रहा है और संख्याएं कुल 20 है, तो एक संख्या बची है। जो एक संख्या बची है उसका मान कितना हो जाएगा बताइए, 240 बटा 202, घटा दीजिए कितना आएगा, 38। 38 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अब मैं इसका करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं, सुनिए। 20 ओरिजिनल संख्याएं हैं, औसत कितना है, 12। 20 ओरिजिनल संख्याएं हैं, औसत है 12। फिर से अच्छे से लिख देता हूं,
20 अपने पास कुल संख्याएं हैं, औसत है 12, यही हमारी संख्या है और यही औसत है उनका। इनमें से 12 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत आपको 10 दिया है, करेक्ट। मतलब ये जो दोनों अलग अलग हिस्सों में है, ये दोनों इस ओरिजिनल के पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। इसमें हम 12 7 को जोड़े तो 19 होता है, इसका मतलब एक नंबर मिसिंग है, उसी को पता करना है। ओरिजिनल औसत से यह कम है कि ज्यादा, पता चला कम है, कितना कम है 1। ओरिजिनल औसत से यह कम है ज्यादा, पता चला कि कम है, कितना है 2। समझ रहे ना। अब 12 का 1 से गुणा करें -12, 7 का 2 से गुणा किया -14, तो 12 14 क्या होता है बोले 26 होता है। क्या होता है 26। नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव ना भैया, इसको जोड़ दो और कुछ मत करो, जोड़ दीजिए 26, तो 26 12 कितना होता है 38। राइट सोल्यूशन यही होता है। जब मिसिंग जो आपका छूटा है उसको ज्ञात करना है, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव आता तो नेगेटिव कर दे, डायरेक्टली आंसर आप बता सकते थे। 7वां सवाल डन होता है, एकदम क्लियर अस्पष्ट सवाल आपके सामने था। 8वें भाई, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनका जो समांतर माध्य एम कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। इसका अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए। इनका जो जीएम होता है, जीएम मतलब गुणोत्तर माध्य, वो होता है √AB। इसका कारण समझ लो, मैं आपको बताता हूं। दरअसल एपी जो होता है वहां से आता है समांतर माध्य और जीपी से आता है गुणोत्तर माध्य। जैसे सुनिए 5 है, ठीक है, 7 है और 9 है, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि 2 2 का अंतर है। तो आप 9 5 14 बटे आप 2 कर दो, देखिए 7 आया कि नहीं। यस। इसके बाद देखिए 2 है 4 है 8 है, ये है जीपी, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसका नियम क्या है, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल करिए 4 के बराबर आया, करेक्ट हुई बात। तो यही प्रोसेस होता है, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करिए एम मिलेगा, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का वर्गमूल निकालिए जीएम मिलेगा। सवाल हमको दिया है यही कि a + b/2 आपके पास 5 है और √AB का मान 3 है। समझ रहे हैं। सवाल में हमसे कहा क्या है कि वे संख्याएं अर्थात a और b की वैल्यू बताना है, क्या होगी। आइए पहले से देखा जाए। तो a + b कितना होगा, कोई बताए हमें 10। मैं आपसे पूछूं ए बी कितना होगा, आप कहोगे सर वर्ग कर दो दोनों का, 9 हो गया। दोनों का जोड़ 10 है, दोनों का गुणनफल 9 है। अब संख्याएं क्या हैं खुद सोचिए, इसमें ही देख लीजिए आप लोग। 9 1 के 9, 9 1 10 हो तो गया ऑप्शन ही, और क्या सोचने की जरूरत नहीं है। और देखो किसी का जोड़ 10 हो भी नहीं रहा है ना, और अगर करना ही है तो अपने पास कुछ नियम भी है, कहिए तो भी बता दो। a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है। a + b है 10 का वर्ग, -4 × 9 कर देते हैं, तो 100 - 36 कर दें, 100 - 36 हो गया, तो वर्गमूल कितना इसका 64 हो गया। 64 का वर्गमूल करिए तो a - b आ जाएगा, तो a - b आपका 8 हो जाएगा। अब a + b अगर हमको 10 दिया है ना, a + b 10 दिया है और a - b अपने पास अगर 8 आया, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें तो 18/2, 9 हो गई पहली संख्या, और एक बार घटा के करिए 2/2, तो 1 हो गई दूसरी संख्या। इस तरह से कर सकते थे, बाकी मैंने आपको वर्बल बता दिया, इतना दाम धाम करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन इन सब के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रोसेस पता होना चाहिए, जो प्रोसेस मैंने बताया। आगे चलिए। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया, 6 बेल्स हैं। अभी ये देखो ऐसे बेल्स लिख देता हूं, बेल 1 है, बेल 2 है, बेल 3 है, बेल 4 है, बेल 5 है और बेल 6 है। सब बज रही है भाई, ध्यान दीजिएगा, सब बज रही है, टिन टिन टन टन जो भी आवाज आ रही है। अब इसका नियम आगे पढ़ो, देखो क्या है कि वे क्रमशः 4 8 10 12 18 और 20 सेकंड्स के अंतराल पर बजती हैं। ये अगली बार कब बजेगी, 4 सेकंड पर। ये अगली बार कब, 8 पर। ये अगली बार कब, 10 पर। ये अगली बार कब, 12 पर। ये अगली बार कब, 18 पर। और ये अगली बार कब, 20। इस प्रकार से बजने का सिस्टम है। एक साथ बजना शुरू हो गई, 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ साथ बजेंगी। तो सबसे पहला काम आप इन सभी चारों छहों संख्याओं का एलसीएम इसलिए निकाल लो कि फिर से जब एलाइन होना इनका, वह कौन सा मिनट होगा, सेकंड होगा, सेकंड है ना, जिस समय वे एलाइन होंगी अर्थात एक साथ बजेंगी। तो इन प्रत्येक का मैंने एलसीएम लिया। बोलिए एलसीएम क्या होगा। 4 को खत्म कर दें। हाँ भाई, आपको एलसीएम सोचना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आपको इसका जो एलसीएम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए हम ऐसे सोचते हैं ना, जैसे हमने 4 को खत्म कर दिया 8 का काम हो गया।
सबसे बड़ा नंबर 20 है, आपको दिख ही रहा है। 20 में अगर 9 से गुणा कर दे तो 180 हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि 18 को खत्म करना था। 2 इसका है ही इसके पास। 4 तिया 12, 4 से कट ही जाएगा, 3 आ ही चुका है यहाँ पर। 8 से कट ही जाएगा, 8 से कटेगा नहीं, 8 दूना 16, नहीं कटेगा। यही 8 वाली टेंशन है, तो इसलिए एक बार और जाना होगा। 360 हुआ। अभी देखिए 8 चौके 32, बिल्कुल ये 360 ही आएगा। 360 सेकंड बाद घंटियां सबकी सब एक साथ बजा करेंगी। एलसीएम मैंने सोचा। अब अपने पास वक्त है, यहाँ सब बज रही है, ध्यान रखिएगा, ये बज रही है सबकी सब। अगर ये बज रही हैं तो जो अगला समय है जब वो लोग साथ साथ बजेंगी, वो क्या होगा? 30 मिनट होगा। क्या होगा? 30 मिनट होगा। करेक्ट है। 30 मिनट नहीं, 30 मिनट का एक ड्यूरेशन है। इस 30 मिनट में वो कितनी बार साथ साथ बजी है बताना है। हम सबको पता है कि 1 मिनट बराबर जो होता है वो होता है 60 सेकंड। होता है कि नहीं? यस होता है। तो अपना जो 30 मिनट होगा उसको मैं 30 गुणे क्या कर दूं बताइए? 60 कर दूं। और अपने पास यहाँ पर 360 ये है भी, मैंने से इसको डिवाइड किया, 6 पंचे 30, 5 हुआ। लेकिन याद रखो ये तो 30 मिनट में तब 5 होगा जब इसको हम छोड़ेंगे। जब इसको हम लेंगे तो 5 में 1 अपने को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 6 बार हम उत्तर लेंगे। देखिए 5 कई लोग लगाएंगे बट गलत हो जाएगा। अपने को आंसर कितना बताना है? 6 बार वे लोग साथ साथ बजेंगी सारी की सारी घंटियां। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। सब लोग स्पष्ट कर लीजिए, 9वां सवाल राइट सोल्यूशन आपके सामने सी ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। मुकेश है, योगेश है, सुरेश को वेतन 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया जाता है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 20% की जब वृद्धि होती है, जब बढ़ाया जाता है, तो उनका संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए हो जाती है। ठीक है। तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? मुकेश का मूल वेतन आपको बताना था, एक्चुअल वेतन उसका कितना था। समझ रहे हैं? यहाँ पर 3% है। देखिए मुकेश है, योगेश है और सुरेश है। क्या रेशियो है? 3 का, 4 का और 5 का। 3, 4, 5 का है। ठीक है। अब सुनिए क्या होता है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 10%, 25% और 20% की वृद्धि होती है, तो उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28। अब देखो 10% बढ़ना, अगर मैं इसको जैसे ऐसे थोड़ा सा संख्या कुछ और अच्छा ले लूं जिससे कि क्लैरिटी आए, आप इसको 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, थोड़ा सा आसानी से चीजें बन जाएं। अब इस पर अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो 10% का मतलब 3 हो जाएगा, 3 बढ़कर 33 होगा। इसका 25% 1/4 मतलब 4 बढ़ने का मतलब 44 हो जाएगा अगर 25% बढ़ रहा है। और इसका 20% मतलब आप 10%, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60 हो गए। ये वेतन हो गए न्यू, नए वेतन का रेशियो आया। और सवाल भी कह रहा है उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है। अब कुछ कटेगा तो है नहीं इन तीनों का, आप इन तीनों का अनुपाती पद मान करके इनका जोड़ कर लीजिए। ठीक है, जोड़ करिए, कितना होगा? 60, 40, 100, 130, 127 होगा जोड़ने पर। 127 का मान अपने को दिया 28,600, सही है ना? 28,600। अब जो खत्म होने की स्थिति में हो, 7, 2, 9, मतलब जिससे कट जाए, जो एक बार फिर चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से सही है। 60, 40, 100, 130, 130, 40, 100, 60, 40, 100, नहीं ये गलत लिखा मैंने, 127 नहीं होगा क्योंकि 60, 40 कितना होता है? 100, 100 में 30 जोड़ा 130, 137 होगा। 100 कितना होगा? 37 होगा। अब 137 से 286 के लिए हम लोग सोचते हैं तो कितना जाएगा बताइए? यहाँ पर 7 दूना 14, ये पूरी तरह से तो जा नहीं रहा है। 137 से अगर हम 286 को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार जा सकता है? आप ट्राई करो, देखो और कंफर्म कर लीजिए जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए। मतलब हम लोग को इस पर क्लियरिटी करनी पड़ेगी तभी जाकर होगा, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। या मैं अगर कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूं तो उसको सुधारना पड़ेगा, दोनों बातें आती है ना। कहीं मिस्टेक शायद हो रही है, एक बार देखें। 3, 4, 5 का रेशियो था, मैंने 30, 40, 50 बना दिया। 10% मतलब 3 बढ़ाया 33 हुआ। 40 का 25%, 25% 1/4 होता है, यही देखो मिस्टेक हुई है। समझ रहे हो? जो हमने इसमें 4 जोड़ा है, दरअसल 40 का जो 25% होगा वो ये 10 होगा यार, इसको हम लोगों ने गलत लिखा, ये 50 होना चाहिए था, तभी नहीं आया था भाई। 25% 1/4, 1/4 दाम में 40, 10 होगा ना तो 50 हो जाएगा। इसका तो 20% सही था, 10% का मान 5 होगा, 5 दूना 10, सही है। अब इसको जोड़कर देखिए कितना आता है। 60, 50, 110, 143 हो गया। ये देखो सेट हो गया एकदम कंफर्म। 2 बार साफ साफ जा रहा था, 1 बराबर 200 हो गया। तो मुकेश का मूल वेतन हमसे पूछा, ध्यान रखना, मुकेश का ये संशोधित वेतन कितना है? 33। 33 दूना कितना होगा? 66, 100। मतलब मैं कहूंगा
मुकेश के वेतन जो 33 का मान है वो तो भैया 6600 है, बट मूल वेतन तो 30 था ना, तो 30 का मान क्या होगा, 33 दूना 66, 200 हो गया, 30 दूना 60, 6000 हो जाएगा। उसका मूल वेतन कितना होगा, 6000। देखिए 6600 भी है अपने ऑप्शन में, बट गलती से 6600 नहीं लगाना है। राइट सोल्यूशन कितना लगाना है बोलिए, 6000। तो मुकेश का जो संशोधित वेतन बनकर, सॉरी, जो मूल वेतन था संशोधित तो 6600 होगा, क्योंकि 6000 में 10% बढ़ेगा तो 6600 उसका संशोधित वेतन हो जाएगा। बट एक्चुअल उसकी जो प्राइस थी, एक्चुअल सैलरी थी, दैट वाज 6000 रुपीज। करेक्ट, 6000 रुपए थी। 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 में की, 308 में उसने एक मास्क बेचा जिससे उसे 12% की हानि हो गई, नुकसान हो गया, उसकी लागत में 12% की कमी की थी, तब उसने बेचा। कितने रुपए में बेचने पर, बहुत इजी सवाल है, 10% का लाभ होगा। करेक्ट है। हर एक वस्तु की अपनी एक प्राइस होती है जिसे उसका लागत मूल्य कहते हैं, और बेसिकली इसको हम 100% से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको 12% की हानि पर बेचेंगे तो यह हो जाएगा 88%। तो 88% का मान अपना 308 दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, इसको देखो 12% की हानि, 88% का मान दिया, इसे हमें 10% के लाभ पर बेचना है। 10% का लाभ मतलब 110 की वैल्यू अपने को बतानी है। 110 का मान कितना हो जाएगा, करेक्ट है। अब आप देखो, आपको 88 की वैल्यू दिया है और 110 का मान पूछ रहा है। 11 8 88, 11 दहम में 110, ठीक है। 8 से डिवाइड करें, 8 त्रिक 24, 6 8। अब देखिए पूरी तरह से तो नहीं कट रहा है, लेकिन ऐसे कट जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, करेक्ट है। 4 से भाग करो, 4 से तो जाएगा, 4 सते 28, 4 सते 28, करेक्ट है। 77 को 5 से, 5 सते 35, 5 सते 35, 2 37, 375, 5 सते 35, 3 38 होगा ना, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38, 385। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट सोल्यूशन। ठीक, एकदम करेक्ट आंसर, 11वें का राइट सोल्यूशन हो गया। अगर वह 385 में बेचेगा तो जाकर उसे 10% का फायदा हो। यहां ये भी पूछ सकता था कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी क्या थी, एक्चुअल प्राइस क्या थी, वो भी आपको बताना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार को एक वर्ग के आकार, तार तो ऐसी चीज है कि फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे वर्ग बना दो, जब चाहे आयत बना दे, जब चाहे त्रिभुज बना दे, एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, करेक्ट है। तो यह 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है, बना लेता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। जब मैंने इसको वर्ग के आकार में मोड़ा तो वर्ग मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इसका जो एरिया आ रहा है भाई, हमने कहा सारी भुजाओं को मैंने ए मान लिया, तो एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 484, ए बराबर √484, ठीक है। ए बराबर आपका 22 हो गया। भुजाएं कितनी हो गई इसकी, 22, सारी की सारी, करेक्ट है। वर्ग के आकार में मोड़ा तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर कर लिया, तो ए का मान यहाँ पर 22 हो गया, भुजाएं सबकी सब 22 हो गई, डन, यस। अब इसे अगर वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, जैसे सर्कल के रूप में इसको अगर शेप दिया जाए, तो सर्कल होती है जिसकी अपनी रेडियस होती है। देखो एक चीज दिमाग में रखिएगा, तार तो वही है ना, तार में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, यही तार था जो ऐसे 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 था, अब ऐसे बन गया। तो ऐसी केस में जब सेम फिगर को, सेम मतलब वायर को आप अब वर्ग से वृत्त बना रहे हो, तो जो इसका परिमाप होगा वही इसकी परिधि होगी। परिधि होती है 2πr, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, चारों भुजाओं का जोड़। मैं 4 गुणे 22 कर दूं, परिमाप है, और यह आपका 2πr होगा। 2 गुणे पाई गुणे 2πr, मतलब r लिख देते हैं 2πr। अब इसका मान देखो कितना होगा। हम लोग सबसे पहले देखिए, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है πr², तो अपने को r की जरूरत भी थी, तो r देखो निकालने जा रहे हैं हम लोग। इसको लिखो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 4 गुणे कितना कर दूं, 22। 22 22 से खत्म हुआ, 2 दूना 4 हुआ, r बराबर 7 दूना 14। 14 तो इसका क्या होगा, रेडियस, बट अपने को चाहिए एरिया, उसी सर्कल की बात मैं कर रहा हूं। πr², πr² का मतलब 22/7 गुणे r, r मतलब 14 गुणे 14, 14 गुणे 14, 7 दूना 14, ठीक है। 22 दूना 44 गुणे 14 करिए, 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 56, 56 5 क्या होता है 61। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस सर्कल का एरिया होगा जिस सर्कल को रिलेट कराया गया था, जिस सर्कल की बात यहां पर हुई थी, ठीक है, यस। इसको पढ़िए, एक अनुक्रम दिया है, बहुत शानदार सवाल है, इसको मैं आपको बताऊं। श्रेणी का सवाल है, 20 है, 19 सही 1/4 है, 18 सही 1/2 है, ठीक है, 17 सही 3/4 है,
इसका कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है, मतलब पहला कौन सा ऋणात्मक पद है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको डिसाइड करना है। पहले तो आप समझो कि इसमें से जो रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है ना सीधे सीधे, कितना हो रहा है सोचो, 19 से ही 1/4, इसका मतलब हो गया कि ये 3/4 की कमी हो रही है। सेम इसी तरह से 3/4 यहां भी कमी हो रही है। तो ये जो डी है दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। यह दरअसल श्रेणी जो आपको दिख रही है ना, यह एपी है। अब आप जान लो कि कौन सा पद ऋणात्मक, ऋणात्मक पद का मतलब 0 से छोटा। तो इसका मतलब श्रेणी का जो पद होता है ना, जो पद पोजीशन होती है, ये nth टर्म, जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे टर्म्स है ना ये लोग, तो ऐसा भाई रिड्यूस होता ही जा रहा है। किस जगह पर पहुंचने के बाद आपको पहला नेगेटिव टर्म दिखेगा? टीएन जो श्रेणी का जो nth टर्म होता है उसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से प्रेजेंट किया जाता है। दरअसल अपने को जो श्रेणी डिसाइड करनी है वो क्या करनी पता है, वो लेस देन क्या डिसाइड करनी है, कंफर्म कर लीजिएगा, लेस देन 0 डिसाइड करनी है। समझ रहे, हमको 0 भी नहीं, लेस देन 0 लेना है, 0 से छोटा लेना है। तो टीएन मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए आपको लेस देन 0 लेना है, करेक्ट है। तो a की जगह पर कितना है बताओ, a की जगह पर 20 है, 20 लिख दो, प्लस एन माइनस वन है इंटू डी, डी का मान कितना है बताएं, -3/4 है, -3/4 है, लेस देन कितना कर दें, 0। आइए सोल्यूशन पर आइए, कितना हो जाएगा बोलिए। जैसे यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 20 रहने देते हैं इसको, ऐसे सोल्यूशन पे आते हैं, हमने लिखा 20, इसको हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे हम चाहे तो ना देखो ऐसे अपान 1 कर दो, 4 एलसीएम लेकर के अभी तुरंत डिसाइड कर लो, 4 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 ना, 4 से ऊपर जाएगा। और यहां पर जब ये ओपन होगा तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, -3n होगा, +3 होगा, और 4 उधर जाकर के लेस देन 0 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब इस हिसाब से अगर देखो तो 83 हो गया, 83 इज लेस देन, 83 -3n है ना, 83 -3n है, इज लेस देन 0 है, तो -3n इज लेस देन -83 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा। अब जैसे देखियो जो ए दरअसल जो समीकरण बन रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड द इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द इनइक्वेशन, असमानता कहलाता है। असमानता में अगर कभी भी माइनस साइन, जैसे -5 है, या हम ऐसे लिखे, देखिए 5 ग्रेटर देन अगर 2 है, बट -5 लेस देन -2 होगा, जैसे साइन माइनस की लगती है दोनों तरफ ना, तुरंत इनइक्वलिटी अल्टर हो जाती, चेंज हो जाती है। हम लोग यहाँ पर इसको ग्रेटर बनाएंगे तो लिखेंगे 3n इज ग्रेटर देन 83, n इज ग्रेटर देन क्या, 83 से 3 को डिवाइड, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 2 8, 2 3, 3 7 21, ये 27 से ही 1/3 हो गया, 7 27 3 21, 81 नहीं, एक सेकंड, 3 दूना 6 हो गया, और 2 3, 3 7 21, 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 27 3 81, 2 83, मतलब 27 से ऊपर हो, n का मान 27 के ऊपर हो तो 27 के ऊपर कौन सा पद दिखेगा, 28वां पद होगा। हम 27 के ऊपर जाएंगे तो 28वां पद यहाँ पर हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा, तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। कितने लोगों ने सही किया था मुझे कमेंट करके बताइएगा, श्योर करिएगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर यही 28वां आया था, कुछ और आया था, जरूर अपडेट करना मुझे, ठीक है। ये हो गया 13वां। ये सवाल देखिएगा, 2x की पावर m है, प्लस x क्यूब है, -3x स्क्वायर है, -26 है, कह रहा अगर मैं इसको x -2 से डिवाइड करूंगा तो 994 शेषफल बचता है, 994 शेषफल बचता है। तो m का मान अपने को बताना है, तो ये कुछ खास नहीं है सवाल में, बस आपको क्या करना है, x -2 जिससे आप भाग कर रहे हो इसको 0 कर लो, तो x बराबर कितना होगा, 2 कर दीजिए, 2 उठा के पुट करिए, और 994 शेषफल है तो वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो 2 गुणे x की जगह पर 2 की पावर m कर दीजिए, समझ रहे हैं, और 2 की पावर 3 करिए, 3 गुणे 2 की पावर 2 करिए, 3 गुणे 2 की पावर 2 करिए, -26 है बराबर 900 कितना कर दो, 94, करेक्ट है। आइए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर m है, ठीक, प्लस 8 है, माइनस कितना है, 2 दूना 4 तिया 12 है, ठीक, -26 है बराबर 994। अब एकदम सही से कैलकुलेशन करिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 26 12 38 होता है माइनस में, और अगर +8 है तो -30 ही हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 की पावर m है, और यहां -30 हो जाएगा, हल कर लीजिए आपको खुद ही क्लियर होगा, बराबर 994। भाई जब इसको 30 जोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर m होगा, बराबर जुड़ते ही 1024 हो जाएगा, 1024 हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 512 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर m हो गया,
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m बराबर 512 को मैं जानता हूं 2 की पावर कितना होता है 9 ना, 2 की पावर 9 होता है। बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर को इक्वल कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 9। राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन है, 9 करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसे ही पूछता है सवाल एग्जाम में, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलो। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 27। अर्धगोला है क्या, ए है अर्धगोला। दरअसल एक गोले का एक पार्ट है, जब गोले को हम ब्लेड से काटते हैं, जैसे गोला ए है, आप ऐसे है गोला ना गेंद की तरह, आप ऐसे ब्लेड लीजिए, ऐसे ऐसे मार दीजिए, जैसे कटेगा तुरंत इसका हिस्सा ये बन जाएगा कटोरी की तरह, ऊपर का हिस्सा। याद रखिएगा जो गोला होता है ना, गोला 4 वृत्तों का कॉम्बिनेशन है, इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है सरफेस एरिया। बट जब इसको आप काटते हैं ना, दरअसल 2 सर्कल नीचे काउंट किया जाता है और 2 ही ऊपर काउंट किया जाता है। अब इसमें जैसे काटते हैं ना तो 2 सर्कल तो नीचे रहेगा 2πr², लेकिन ए वाला हिस्सा भी एक πr² ऐड हो जाता है, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया बनकर आता है वो 3πr। अक्सर लोग इसमें डाउट में आते हैं कि जब काट देंगे तो आधा हो जाएगा 2πr², लेकिन जो बेस आपको मिल गया ऊपर वो भी तो कंसीडर करेंगे, तो 3πr² इसका सरफेस एरिया होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 27 है और पाई का मान 3.14 है, तो हम लिखेंगे 3 गुणे पाई की जगह पर 3.14 है, गुणे आर की जगह पर क्या है 27 है, तो मैं 27 को 2 बार लिखूंगा। ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करिएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, अंत का 8 फिर 1 फिर 7 फिर 6 कहां से आप इंड डिजिट से मैच नहीं करा पाएंगे, इसको आपको सोचना पड़ेगा, विचारना होगा। 3 चौके 12 है, 3 एक के 3 एक 4 है, 3 तिया 9 है, 9.42 हो गया और ये 729 होता है। इसका प्रोडक्ट आपको प्राप्त करना होगा 942 का और 729 का। करने के बाद दशमलव लगाना होगा, वो भी दशमलव 2 स्थानों पे तो ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं, इस पर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। प्रॉपर इसका मल्टीप्लिकेशन करिएगा, या जैसे 730 करके 1 घटा दे, कुछ इस प्रकार से प्लान आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। 9.42 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6867.18 है, 6867.18 है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट करिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्या है, सवाल नंबर 16 है। देखिए कैसे करते हैं। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम प्रारंभ कर दिया, चलो ठीक है। 4 दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो गया और पूरा काम होने तक वह जुड़ा रहा। सवाल पूछा बी ने कितने दिन तक काम किया। ये सवाल बहुत बढ़िया है। देखो ए कर सकता, अगर ए से करवाओ 16 दिन लगेगा, बी से करवा लो 18 दिन लगेगा। काम की बात बताइए कितना है। हाँ, हमको लग रहा है 144 सही है ना, 144 टोटल काम है। क्षमताओं की बात करें 16 9 44 होता है, 18 8 144। क्षमताएं कम ज्यादा दोनों की आ गई। शुरू किसने किया, ए ने किया। 4 दिन तक किया भी बेचारा ना, ए ने स्टार्ट किया और लगातार 4 दिन तक किया। 4 दिन करेगा तो 9 चौके 36 काम तो कर ही लेगा ना, 36 काम। अब जो बचा काम होगा उसी के लिए तो बी भी उसका साथ देगा। तो पहले देखो बचा कितना, 6 से 14 से 6 8 होता है, 103 काम बचा हुआ है, 108। अब 108 को करने के लिए जिम्मेदारी 2 लोगों को मिली, ए और बी को, जिनकी क्षमता 9 8 17 है। ठीक है, 17 है। तो मैंने क्या किया, 108 को 17 से भाग किया। ठीक है, 17 छक्के 102 होता है। 6 पॉइंट में जा रहा है देखो अब, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सब 6.57 9232 है। ठीक है, 17 छक्के 102, 6 आया, दशमलव लगा, 60 17 तरीके 51, मैं 3 पर जाऊंगा। पहला ऑप्शन 35 राइट सोल्यूशन होगा। यही सब ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो ऑप्शन देखिए 6 के साथ ही सब कनेक्टेड है। तो इसका सेंस है कि बी ने काम कितने दिन तक किया। बी जब 4 दिन के बाद जुड़ा तो अंत तक रहा, काम के समाप्त होने तक, तो इतने दिन तक उसने साथ में काम किया। ये सवाल का उत्तर होगा, आप क्लियर कर लीजिए सभी लोग। 16वां डन होता है। अब देखो 7 की पावर 19 है प्लस 2 है, भाग किससे करना अपने को, 6 से। उत्तर क्या आएगा, आइए ट्राई करते हैं। 6 से 7 को भाग करो भाई, 6 से 7 को भाई, अगर एक चीज दिमाग में रखिएगा, a प्लस बी को अगर मैं x से भाग करता हूं तो अपने को a को भी x से भाग करना है और b को भी x से भाग करना है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हम 7 की पावर अगर 19 है, 6 से भाग कर रहा हूं, इसको भी भाग करना है, इसको भी भाग करना है। 6 से भाग करिए तो यह क्या हो जाएगा, 1 की पावर 19 होगा। 2 को भाग करिए तो 2 छोटा ही है, 2 ही शेषफल हो जाएगा, बटा 6 है। 1 की पावर 19 है या 1 ही होगा शेषफल, और यह 2 ही रहेगा।
और बटा 6 है तो 1 2 3 होता है, 3/6 हो गया, रिमाइंडर आपका 3 होगा, क्योंकि ऊपर छोटा रहता है नीचे बड़ा तो शेषफल वही रह जाता है, समझ रहे हैं? तो शेषफल आपका 3 ही होगा, ये मत सोचिए कट जाएगा नहीं तो ये भी का डाउट आता है। चलिए 17वां डन होता है। ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। ए के वजन का 50%, बी के वजन की 5/6 गुना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए के वजन का 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है। बी के वजन का 5/6, दोनों आपस में बराबर है। आइए देखिए समझते हैं। 2 1 के 2, 2 3 6 होता है, तो हो जाएगा 3a बराबर 5b। तो a बटा b कितना होगा बताएं? 5/3, 5/3 करेक्ट है। तो a का भाग 5 है, a का भाग 5 है और b का भाग कितना है? 3 है। a का भाग 5 है, b का भाग 3 है, अनुपाती पदों को जोड़ दे, 5 होता है 8, 8 बराबर 80, 1 बराबर 10। क्या पूछा है हमसे? पूछा दोनों के वजन का अंतर, अंतर कितना है? 2, 2 बराबर कितना होगा? 20। सीधा सीधा ऐसे बता दीजिए। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन 18 का डन होता है, एकदम करेक्ट नोट करिएगा। एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई, जैसे हम कमरे में खड़े हैं तो यह घनाभ ही है, आप भी जहां बैठे होंगे अगर कमरे में है तो घनाभ ही होगा। लंबाई अंदर की, सुनिए ध्यान से, कमरा एकदम ऐसे कोने पे ले जाके बिरान बनवा लीजिए अंदर बैठिए। अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई कुछ होगी, बाहर की लंबाई दीवार की चौड़ाई विड्थ के साथ बढ़ जाती है, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाता है। देखिए ध्यान से, घनाभ के कमरे की आंतरिक लंबाई 12, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 है। सफेदी करवाना है अपने को। लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। कमरे की केवल चारों दीवारें, देखो बहुत दिमागी आदमी है, कहता फर्श और छत को नहीं करवाएगा। जैसे घनाभ की आकृति है और इसके जो है हमें केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल यूज करना है, क्योंकि हमें जो पुताई करवानी है वो टोटल सरफेस को नहीं करवाना है। ये जो फर्श आपको दिख रहा है और छत दिख रहा है, इनको छोड़ दीजिए। सभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है, नोट करिएगा, चारों दीवारों का ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। मतलब परिमाप ले लीजिए फर्श का, गुणे ऊंचाई करिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दरअसल मैं ऐसे सोचता हूं, मैं जिस दीवार के सहारे खड़ा हूं इसकी लंबाई है और ऊंचाई है, दीवार को पलट दीजिए, गिराइए कहीं पे, तो लंबाई गुणे ऊंचाई है। सामने भी वही है, 2 लंबाई ऊंचाई है, 2 चौड़ाई ऊंचाई है, दोनों को जोड़ दिया, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच हो गया। अब लिखिए 2 गुणे 12 प्लस 8 कर दें, गुणे एच कर दें, एच मतलब 10 हो गया, तो 12 8 20, यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 10, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 400 मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और इसका खर्च टोटल कॉस्ट बताएं कितना होगा? टोटल कॉस्ट, हाँ, 400 गुणे 25, 25 चौके 100, 10,000 रुपए होगा। 10,000 रुपए सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन आएगा। इतना कुल खर्च आने वाला है, सवाल का हल होता है, ठीक है। आइए, एक समबाहु त्रिकोण, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, एक समबाहु जानते हैं सब लोग, सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना। ए समबाहु है, ए है, ए है, ए है। इसकी लंबाई सबकी 21 दिया है, कितना दिया है? 21, 21 और 21। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त, परिवृत्त मतलब ये हिस्सा, अरे यार ये देखो ऐसे टच करेगा पूरा, ये भैया परिवृत्त ना, ये का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? सुनो एकदम प्रॉपर बता दूं ना, जरूरी प्रॉपर बताना। ये सेंटर होगा और ये देखिए ध्यान से, ये रेडियस जो कैपिटल आर होगी इस परिवृत्त की त्रिज्या होगी। दरअसल हम ऐसे सोच लेना कि इसकी, देखो ये जो हिस्सा है कंप्लीट एच है, क्या है? एच है। एच का जो फार्मूला होता है वो √3/2 इंटू ए होता है। इसका मतलब है √3/2 इंटू क्या हो गया? ए की जगह पर 21 है, तो यह 21 √3/2 है। ये कौन है बोलिए? एच है। इस यच का 2/3 हिस्सा होता है परिवृत्त की त्रिज्या और 1/3 होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अगर मैं इसको 3 मान लूं, 3 क्यों? क्योंकि पूरा 2 हिस्सा और 1 हिस्सा मिलकर के 3 हिस्सा बराबर 21 √3/2 कर दीजिए, 3 सते 21 हो गया, तो 1 बराबर 7 √3/2 हो गया। और अपने को चाहिए 2 का मान, ये तो अंतःवृत्त के हिसाब से होगा, 2 का मान बोलिए क्या होगा? कैपिटल आर बराबर 2, 2 बराबर 2 से गुणा कर दे, तो 2 से भैया गुणा करोगे किसको? 7 √3/2 को, तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो इसकी जो कैपिटल आर होगी वो हो गई 7 √3, ये हो गई हमारी अंत परिवृत्त की त्रिज्या। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल इसका। एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 लिखा ही लिखा है, आर की जगह पर 7 √3 गुणे 7 √3, करेक्ट है ना।
एक 7 इससे चला जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा। तो यह 22 गुणे कितना हो गया, 7 गुणे 3, 22 सत्ते 154 है, गुणे कितना कर दो 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 1 16, 3 एक के 3 एक 4, 400 कितना है 65 है कहीं पर। हाँ ये देखिए राइट आंसर। अगर यहीं पर आपसे अंतःवृत्त कहता तो आप 1 का मान लेकर के अंतःवृत्त की त्रिज्या, वैसे भी अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का त्रिज्याओं का सबका रिलेशन होता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ये अंतिम सवाल था टेस्ट का, और मुझे भरोसा है कि आपको सभी सवाल में स्तर, लेवल और रिक्वायरमेंट आपको दिखी होगी। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो लिखिएगा, बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करे रहिएगा, जिससे कि सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।